जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के पेपर की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 30 रहेगी और मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास रहेगी वो आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो बिल्कुल दोस्तों, और देखिए आज आपको ये क्लास जो है वो 14वीं क्लास है। इससे पहले की 13 क्लासें आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं, और यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि पेपर में छपने वाले प्रश्न, तो बिल्कुल बेटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैं ये भी बताऊंगा इनमें कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो पहले पूछे भी जा चुके हैं। तो एक बार सभी आर्मी लवर जो हैं कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप करेंगे। और चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं हमारे लिए क्या कुछ खास प्रश्न होने वाले हैं। ये वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर यहाँ पे कमेंट करते हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं अपने प्रश्न को। देखिए यहाँ पे दिया है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप बेटा नोट करेंगे कि वहाँ पे बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रतिबिंब है ये याद रखना बेटा किससे बनता है? प्रोजेक्टर से। किससे? जो प्रोजेक्टर होता है ना उससे बनता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो याद रहेगा। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है और दिया है कि निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो भैया यहाँ पे इंदिरा गांधी अभ्यारण्य आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या? तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो गया है। और देखो बेटा असम से याद रखना मानस अभ्यारण्य है ना। मानस आपका कहाँ पर है? तो ये असम में है। काजीरंगा कहाँ पर है? तो ये भी असम में है। और उत्तर प्रदेश से आपका एक तो चंद्र प्रभा हो जाएगा और दूसरा दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि बेटा इनमें से कोई भी आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। और मैं आपको बता दूं, मैं डेली क्लास के लास्ट में कहता था, शायद दोस्त पूरा क्लास को नहीं देखते थे। आपको रनिंग से संबंधित कुछ ऐसा टिप्स दे के जाऊँगा जिससे आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आपके रनिंग का जो टाइमिंग है उसमें से 20 सेकेंड तुरंत कम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप अप्लाई करते हैं अपने ऊपर 15 दिन तक। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बेटा जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, चांदी। क्या होता है? ऑप्शन बी, चांदी। यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लिया? तो बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। अब हमारे पेपर में भैया क्या क्या जीएसटी से पूछा जाता है, तो याद रखना, एक तो जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप ध्यान रखेंगे, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे पहले तो प्रश्न का जवाब करेंगे कि पक्ष में कितने वोट पड़े थे। तो भैया 336 वोट पड़े थे। कितने? 336। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विपक्ष में कितने पड़े थे, अपोजिट कितने वोट पड़े थे। तो याद रखना बेटा 11 वोट पड़े थे। और कितने लोग अब्सेंट रहे थे, तो वो भी याद रखना 10 सदस्य जो थे वो अब्सेंट रहे थे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो 336 हो जाएगा। अब जीएसटी से एक प्रश्न ये भी बनता है कि लागू कब हुआ था। तो याद रखना बेटा 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। ये देखो आपको याद रहेगा किस मॉडल पर आधारित था हमारा जीएसटी। तो वो भी याद रखना बेटा कनाडा मॉडल पर आधारित था। कौन सा? कनाडा मॉडल पर आधारित था। जीएसटी की जो संख्या होती है, जीएसटी अंकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो याद रखना बेटा 15 होती है। कितनी? 15 होती है ना। तो ये भी आप जो जीएसटी नंबर होता है वो 15 संख्याओं का होता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो जीएसटी से संबंधित मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जो आपके पेपर के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 25 मई को आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला किस ग्राउंड पर खेला जाएगा। 25 मई को आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला किस ग्राउंड पे खेला जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बेटा वो ग्राउंड आपका कोलकाता में स्थित है। अब कोलकाता में अगर आपको पता होगा, जरा सा भी हिंट होगा, तो आप इसी तरीके से ईडन गार्डन स्टेडियम ऑप्शन बी लगा देंगे, है ना। आपका सही जवाब हो जाएगा। पेपर में आपसे ये भी पूछा जाता है कि भैया जो आईपीएल है ये पहली बार कब खेला गया था। तो याद रखना बेटा 2008 में खेला गया था। कब? 2008 में। तो ये भी आप यहाँ पे
ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में बेटा अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे बेटा आपको बिल्कुल देखो राइट आंसर करना है ना। तो विश्व टीवी दिवस आपको बताना है। तो आप यहाँ पे याद रखना बेटा, जो आपका राइट आंसर है वो 24 मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 मार्च। और शहीद दिवस 23 मार्च को, शहीद दिवस जो है वो 23 मार्च को, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 8 मार्च को बेटा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये भी याद रखोगे। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, क्या भैया, वायुसेना दिवस, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। थल सेना दिवस कब मनाते हैं, थल सेना दिवस, तो वो भी याद रखना 15 जनवरी को। कब बेटा, 15 जनवरी को। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताया, जितने भी दिवस बताए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 8 अक्टूबर वायुसेना, 23 मार्च शहीद दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, और 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस। और प्रश्न का जवाब यहाँ पे 24 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सोते समय रक्तदाब हो जाता है। सोते समय रक्तदाब जो है वो हो जाता है, कम, ज़्यादा, सामान्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका खाली स्थान है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा। तो याद रखना बेटा हमेशा कि सोते समय जो रक्तदाब है ना वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जिसे आप क्या बोलते हो, ब्लड प्रेशर है ना, कितना होना चाहिए, देखो वो भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना बेटा 120 से 80 है ना, कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 120, ये सामान्य होता है ब्लड प्रेशर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। और अगर आगे 80 और यहाँ पे 120 लिखा हो तो वो आपको टिक नहीं करना है, ठीक है ना। सेम देख लो, इसी तरीके से लिखा होगा 120 × 80, याद रहेगा। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन किया है। आर्मी एक्सरसाइज, आर्मी का पेपर देने जा रहे हो और आर्मी एक्सरसाइज ना पूछी जाए ऐसा तो मुश्किल होता है ना। तो याद रखना बेटा यहाँ पे जो आपसे साइक्लोन पूछा है ना, वो किसके साथ में भारत ने अभ्यास किया है, तो ये मिस्र के साथ में। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ में भारत कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो याद रखना सूर्य किरण। कौन सा करता है बेटा, सूर्य किरण, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। और अमेरिका के साथ में कौन सा करता है, तो वो करता है वज्र प्रहार। कौन सा, वज्र प्रहार, ठीक है ना। तो याद रहेगा वज्र प्रहार अमेरिका के साथ में, सूर्य किरण नेपाल के साथ में, और साइक्लोन जो है वो मिस्र के साथ में, ये नोट कर लो। और विनवैक्स, देखो उस दिन मैंने आपको शायद बताया था विनवैक्स, है ना, विनवैक्स भी बताया था। विनवैक्स जो है वो किसके साथ में करता है, तो देखो वी से वियतनाम, आई इन से इंडिया, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये वियतनाम के साथ में भारत करता है विनवैक्स। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे अपना राइट आंसर। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा हूँ कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा एन बीरेन सिंह जी। ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, एन बीरेन सिंह जी, यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मणिपुर के उप राज्यपाल कौन है, तो वो भी याद रखना अजय भल्ला जी। कौन है बेटा, अजय भल्ला जी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है एमटीएनएल का पूर्ण रूप क्या होता है। एमटीएनएल, एमटीएनएल है ना, हमारे यहाँ पे तो बीएसएनएल चलता है, जो महानगर होते हैं वहाँ पे क्या चलता है, एमटीएनएल चलता है। तो अगर इतना भी आपको पता है ना कि महानगर में एमटीएनएल चलता है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल राइट आंसर भी कर सकते हैं, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ऑप्शन सी एमटीएनएल का पूर्ण रूप हो जाएगा, याद रहेगा। और देखो भारत संचार निगम लिमिटेड, ये आपका बीएसएनएल हो जाएगा। क्या, बीएसएनएल, है ना। एक वो चलती थी क्या, डेल वेल शायद वेल थी, है ना। तो वो भी आप ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, याद रखना आईएसएस। आईएसएस का जो पूर्ण रूप है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बीएसएनएल, एमटीएनएल और आईएसएस आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा उत्तल लेंस का, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में ही दिया है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग
किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो वो अवतल लेंस होता है। कौन सा बेटा, अवतल लेंस होता है। याद रहेगा, दूरदृष्टि दोष, उत्तल और निकट अवतल, नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हानि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हानि होती है। किसकी होती है, ऑक्सीजन की, न्यूट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और जिसमें हानि होती है इलेक्ट्रॉनों की। किसकी, इलेक्ट्रॉनों की, ऑप्शन सी। देखो बेटा, आपके जो विज्ञान के क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर से संबंधित और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन्हें आप ना नोट किया करो और स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या होती है। मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या होती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मानव शरीर में जो पेशियों की संख्या होती है वो 600 से लेके 650 तक होती है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर इतना आपको पता है ना बेटा, तो आप यहाँ पे तुरंत 639 प्लस या माइनस आप ऑप्शन डी जो है क्या कर देंगे, अपना सही जवाब कर देंगे। मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है बेटा, वो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो जो 20 होते हैं ये अमीनो अम्लों की संख्या होती है ना, ये भी याद रखना। और यहाँ पे जो 33 है ये क्या होते हैं, मानव शरीर में 33 क्या होती हैं, तो याद रखना कशेरुकाओं होती हैं। क्या होती हैं, कशेरुकाओं जो है वो 33 होती हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मांडवी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। देखो बंदरगाह है, नदी है, घाटी है और आपके राज्यपाल हैं, उनकी राजधानी है और उनके जो सीएम हैं, है ना, राज्यों के राज्यपाल, राजधानी, सीएम, ये विटामिन, ये वो फिक्स टॉपिक हैं जहाँ से आपके प्रश्न आने ही आने हैं, है ना। जलप्रपात हैं, उनसे भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बताओ बेटा, मांडवी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है प्रश्न का वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना मांडवी पूछा है ना, तो भैया हमारा गुजरात ऑप्शन सी जो दिया है वो यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। गुजरात यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु यहाँ पे दिया है, तमिलनाडु से याद रखना, देखो तासेई एक है बंदरगाह, तूतीकोरिन, कौन सा है, तूतीकोरिन बंदरगाह, है ना, तूतीकोरिन बंदरगाह। ये भी देखो याद रखना कहाँ पे पड़ेगा, तासेई, ये भी स्टार्ट होता है, तमिलनाडु भी ता से होता है ना। तो ये भी आप याद रखोगे। केरल में भैया कौन सा बंदरगाह है, केरल में कौन सा बंदरगाह है, तो केरल में एक जगह का नाम है कोच्चि, है ना। तो कोच्चि बंदरगाह आप ध्यान रखेंगे, कोच्चि बंदरगाह जो है उसे याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में भैया कौन सा बंदरगाह पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है विशाखापत्तनम, है ना। तुम विशाखापत्तनम को ही बस याद रखना। विशाखापत्तनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ट्रिक से याद रहेगा। तो बिल्कुल, और कोचीन केरल में। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। मैं आपको बताऊं 2011 की जनगणना से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पे होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे पूछा है कि किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। तो याद रखना 1911 से 1921, ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी ऋणात्मक रही थी, तो वो भी याद रखना -0.3%, है ना। कितनी रही थी, -0.3%। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बेटा दिया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, या ए और बी दोनों। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है बेटा वो होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। निम्नलिखित में से बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। फेदोमीटर है, नेफोस्कोप है, या लेक्टोमीटर है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे मुझे ये पता है कि जो फेदोमीटर है ना, ये समुद्र की गहराई को मापता है। किसकी, समुद्र की गहराई को। और लेक्टोमीटर जो है ये दूध की शुद्धता को नापता है। क्या करता है, दूध की शुद्धता को नापता है। तो यहाँ पे नेफोस्कोप जो बचा है ये क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र बेटा कौन सा है, नेफोस्कोप है। ध्यान रहेगा, नोट कर लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने
अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 17 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं आपसे आज बिल्कुल भी लाइक शेयर या सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कहने से नहीं करते हैं, है ना दोस्त, लोग नहीं करते हैं। कोई बात नहीं है दोस्त, लेकिन मैं इतना फिर भी आपसे कहूँगा कि दोस्त आपने जो वर्दी का सपना देखा है ना, जो वर्दी का सपना देखा है ना, उसके लिए आपको मेहनत जो है वो रात दिन करनी पड़ेगी, है ना। आपको बेटा मॉर्निंग में एक अपना अलार्म सेट कर लो कि सुबह की 4 बजेंगे ना तो चारपाई हमें छोड़ देनी है, अगर आपको फौज में जाना है तो। ये सुबह की 4 बजेंगे आपको चारपाई छोड़ देनी है और उसके बाद आपको पहुंचना है ग्राउंड में और वहाँ तब तक मेहनत करनी है जब तक पसीने से नहा नहीं जाना है ना। क्योंकि कहते हैं कि जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है और जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। तो बेटा आपको इतिहास बदलना है, आपको मेहनत करनी है, आपको वर्दी चाहिए, सपना आपका वर्दी है और सपने भी आपके हैं और सपना भी आपका कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सपना है ना। तो इसके लिए आपको जो मेहनत है वो भी बहुत बड़ी करनी पड़ेगी। और मैं आपको क्लास में रुक के ज़्यादा नहीं समझाता हूँ, ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि मुझे लगता है आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि पता है, मुझे भी पता है, ऐसा किसी से छुपा नहीं है कि दोस्त हम लोग जो फ़ौज की तैयारी करते हैं ना 90% मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। हम लोगों के आगे ना बहुत समस्याएं होती हैं। हमारे पापा जो होते हैं वो हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशों को भूल जाते हैं, है ना। लेकिन शायद हम कहीं ना कहीं अपनी मौज मस्ती को पूरा करने के लिए पापा की ख्वाहिशों को भूल जाते हैं, है ना। तो बेटा कोशिश यह करनी है इस बार कि जो सपना वर्दी का थामा है ना, जो बीड़ा वर्दी का उठाया है ना, ये पक्का पूरा करना है ना। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसी के साथ, इसी जोश के साथ अपने क्लास में। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे जो बेटा आपका राइट आंसर वो होगा, वो हो जाएगा फैराडे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है ना। और यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर जो दिया गया है, ये भैया किसका होता है, तो ये पृष्ठीय तनाव का होता है बेटा। किसका? पृष्ठीय तनाव का, जिसकी वजह से पृष्ठीय तनाव की वजह से क्या होता है, जो बरसात की बूंदें होती, पानी की बूंदें जो होती वो गोल हो जाती हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूटन सेकंड जो है वो भी याद रखना बेटा, आवेग का होता है। किसका होता है? आवेग का होता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन एच, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कि विटामिन V7 का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे नोट भी कर रहा था, उम्मीद भी कर रहा था कि आपका जो वायोटीन है ना, वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ये ज़्यादातर प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो थायमिन दे रखा है ना, ये पता कौन सी विटामिन का है, तो ये विटामिन B1 का है। और जो एस्कॉर्बिक एसिड है ना, ये याद रखना बेटा, विटामिन C का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन C का रासायनिक नाम है। जो विटामिन H और विटामिन V7 है ना, ये दोनों एक ही है। ये भैया जो विटामिन H है ये V कॉम्प्लेक्स का है, ऐसे आप ध्यान रखो, B के वर्ग के कॉम्प्लेक्स का है, ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पे ये भैया ये देखो ऑप्शन ही गलत लगा है ना। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो होती है थायराइड। क्या होती है? थायराइड, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है ना। यहाँ पे ये ऑप्शन, ये तो एक गलती लग गया था। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब होगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड होती है। और सबसे छोटी अगर पूछा जाएगा, अगर आपसे सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जाएगी तो वो आपकी पीनियल होती है। ऑप्शन बी क्या होगा, पीनियल होती है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में बेटा अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है। देखो, जब ये पहले स्टार्टिंग में आप ध्यान रखना, जब मतलब मूल संविधान में कितनी थी, तब उस टाइम ये 7 थी। अब कितनी है? तो बेटा याद रखना 6 है। कितनी? 6। इसमें से एक जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है ना। तो यहाँ याद रखना, वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो कितनी है? 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रताएं आपको दी गई, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो याद रखना, इस तरीके से आपकी 6 हो जाएंगी। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है। ये प्रश्न तो पहले भी कर चुके हैं, आयरन ऑक्साइड की वजह से, और बिल्कुल जो प्रश्न कर चुके हैं उस पर ज़्यादा समय नहीं देना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से दूसरी पंचवर्षीय योजना संबंधित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो संबंधित थी। मेरे पेपर में पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना संबंधित थी, पहली पूछी गई थी। तो भैया पहली कृषि पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था, विशेष रूप से जोर दिया गया था। तो पहली वाली तो कृषि से संबंधित हो जाएगी। और यहाँ पे पूछा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी जो थी वो औद्योगिकरण, ऑप्शन तेजी से औद्योगिकरण करना है ना। तो ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य से संबंधित है। यक्षगान, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि आप सभी दोस्त जो हैं आंसर करेंगे अपना। तो यहाँ पे बिल्कुल आ चुका है कई दोस्तों का आंसर, भैया कर्नाटक, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कर्नाटक यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो बिहार से याद रखना बेटा, वो पूछ लिया जाता है जट जाटिन, है ना। जट जाटिन, मैं क्या लिख रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। जट जाटिन जो नृत्य वो याद रखना बिहार से संबंधित है ना। और गुजरात से बेटा गरबा को याद रखना, गरबा को, है ना। और यहाँ पे महाराष्ट्र से बेटा अपना लावड़ी याद रखना, कौन सा, लावड़ी। और देखो महाराष्ट्र से रंगोली भी पूछ ली जाती है, रंगोली। रंगोली किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखना महाराष्ट्र से संबंधित है ना। लावड़ी जो है आपका महाराष्ट्र से। और प्रश्न का जवाब यहाँ पे कर्नाटक जो है क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो भैया ये तो 3-4 राज्यों में निवास करती है, लेकिन यहाँ पे तो कोई एक दिया गया है ना। तो वो कौन सा हमारा भैया राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि आप यहाँ पे ओडिशा के साथ में अगर जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे, तो आपका बिल्कुल ओडिशा सही जवाब हो जाएगा। वैसे तो भैया याद रखना जो संथाल जनजाति है वो बिहार में भी निवास करती है ना, बिहार में भी करती है, झारखंड में भी करती है, और आपका बंगाल में भी करती है ना, बंगाल में भी। चलिए ठीक है, तो बंगाल में भी करती है। अब यहाँ पे और भी याद रखना बेटा, जम्मू कश्मीर से एक तो गुज्जर करती है ना, गुज्जर, वो भी देखो याद रखना। और दूसरा डोगरा, कौन सी, डोगरी, डोगरी या डोगरा लिखा हुआ मिलेगा, तो डोगरी भी आपको याद रखनी है जम्मू कश्मीर से। अब यहाँ पे सिक्किम से भी भैया याद रखना, सिक्किम से याद रखना बेटा भूटिया जनजाति, कौन सी, भूटिया जो है वो आपकी सिक्किम में निवास करती है ना, याद रहेगा। लेप्चा जनजाति बताना है कि किस राज्य में निवास करती है। ये लेप्चा आज आपके लिए रहेगा HW, ठीक है ना, नोट कर लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो आपका जो राइट आंसर है वो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए क्या दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको पहले भी बताया, देखो मेरे साथ पढ़ोगे ना, रटवाता हुआ चलूंगा। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, है ना। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। और शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की पहली अस्त्र मिसाइल मार करती है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की पहली अस्त्र मिसाइल मार करती है, जमीन से हवा, जमीन से जमीन, हवा से हवा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा हवा से हवा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, हवा से हवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लिया, ठीक है बेटा। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। श्री कृष्ण जन्मभूमि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा हूँ कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, मथुरा। ऑप्शन ए क्या आएगा, मथुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा में तो भैया ताजमहल स्थित है ना। ताजमहल जो है वो कहाँ पर है, तो वो आगरा में। प्रेम मंदिर कहाँ है भैया, प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है, तो भैया वो मथुरा में है ना। नई दिल्ली में आपका कुतुब मीनार हो जाएगा, है ना। कुतुब मीनार कहाँ है, नई दिल्ली में। कमल मंदिर कहाँ है, कमल मंदिर
कमल टेम्पल कहाँ है, तो वो भी आपका नई दिल्ली में है ना। हैदराबाद बेटा याद रखना, हैदराबाद से एक पूछ लिया जाता है, जो कि मैं आपको बताऊं ज़्यादातर अगर आप पेपर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि कई बार आपसे पूछा गया है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखना ऑप्शन दिल्ली भी दिया जाता है, तो वहाँ पे धोखा नहीं खाना है ना। हैदराबाद में स्थित है, याद रखोगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था। चंद्रयान 3 से प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है ना। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो पहले तो हम प्रश्न का जवाब करेंगे कि इनमें से रोवर कौन सा हमारा था, तो वो था प्रज्ञान। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, प्रज्ञान आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहीं पे अगर बात करते कि लैंडर का क्या नाम था, लैंडर का क्या नाम था, तो याद रखना बेटा विक्रम, है ना। लैंडर का विक्रम और रोवर का प्रज्ञान। और जहाँ पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, उतरा था, उस पॉइंट का नाम क्या था, तो उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट था, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। ये भी देखो आपसे पूछा जा सकता है, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट था। अब ये किस डेट को इसने सफल लैंडिंग करी थी, ये भी देखो प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि 30 प्रश्नों की क्लास है, मैं यहाँ पे जितना डिटेल हो सकेगा आपको जरूर बताऊंगा। तो देखो याद रखना बेटा 23 अगस्त को उतरा था। कब, 23 अगस्त 2023 को, है ना। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखना। देखो ट्रिक से 23 और इधर भी 23, है ना। ये अगस्त तो आपको याद ही रहेगी भाई, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं अगस्त में, है ना, 15 अगस्त को, तो ये तो आपको याद ही रहेगी। ये लॉन्च कब किया गया था, तो वो भी याद रखना बेटा 14 जुलाई को। कब किया गया था, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था, तो याद रखना बेटा ये हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। कहाँ, मध्य प्रदेश के महू में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे मध्य प्रदेश जो हमारा है सही जवाब हो जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, है ना। सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था कि सोया प्रदेश के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, 4 ऑप्शन दे देता है। तो याद रखना सोया प्रदेश के नाम से किसे जानते हैं, मध्य प्रदेश को जानते हैं, तो याद रहेगा। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ कब था, ये तो पता है कि महू मध्य प्रदेश में हुआ था, हुआ कब था, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना बेटा ये 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना बेटा, नोट कर लिया। अब चलो मैंने आपको आज रनिंग से संबंधित कुछ, मैंने कहा था ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे आपका जो रनिंग में समय है, रनिंग का जो टाइमिंग है वो कम होगा, है ना। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि देखो बेटा आप रोज़ अपना जो भी वर्कआउट करते हैं, जैसे भी रनिंग करते हैं, मैंने आपको पहले की क्लास में ये भी बताया कि कैसे आपको सूट लगाने हैं, कितने कितने की सूट लगाने हैं, कितने दिन लगाने हैं, क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है। 1 हफ्ते का शेड्यूल दिया था मैंने, है ना। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बेटा जो आपका थाई एरिया होता है ना, जो थाई एरिया होता है इसे मजबूत करना है, ठीक है ना। इसे मजबूत आप बनाओ और इसके लिए भी एक्सरसाइज करो। चेक करना यूट्यूब पे आपको दिखा देगा कि थाई को कैसे मजबूत करें, थाई पे वर्क कैसे करें, है ना। उठक बैठक अगर लगाना आता है तो वो लगाओ, है ना, थाई को मजबूत करो। और दूसरा याद रखना एक सिड्डी का सिस्टम बना लो। सिड्डी का सिस्टम मतलब बोल सकते हैं कि घर में जीना होता है ना, जीना होगा ना, सबके घर में होगा। तो जो जीना होता है ना उस पर एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे 10 मिनट कंटिन्यूस सिड्डी करनी है। सिड्डी का मतलब जीने पे दौड़ना है। जीने पे दौड़ने का मतलब सीधा भगते हुए ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, फिर आना है। ऐसे करते 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 आपको 10 मिनट पूरा घड़ी स्टॉप वॉच लगा के आपको करना है, ठीक है ना। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका जो मैंने अभी आपको थाई बताया ना आपका मजबूत होगा। और दूसरा आपका स्टेमिना भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। आपके पैर जो है ना वो स्टेप भी बहुत अच्छे उठने लग जाएंगे, है ना। अभी अगर पैर आपका सही से नहीं उठ रहा तो वो भी उठने लग जाएगा। और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो आपकी कोर एरिया होती है ना, कोर एरिया का मतलब ये आपका नाभि हो गया, है ना। ये जो नाभि के आसपास की एरिया होती है ना इसे कोर एरिया, जहाँ पे आपको सिक्स पैक दिखाते हो, तो जो पैक वाली एरिया होती है ना वो जितनी मजबूत, जितनी स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना उतना अच्छा रेस हो जाएगा आपका। और वो करने के लिए आपको क्या करना है, देखो 10 मिनट आपको सिड्डी करनी है जीने पे वर्कआउट, और कम से कम डेली रनिंग के बाद आपको 50 सिटअप लगाने हैं।
सिटअप मतलब लेट जाना है, ठीक ना। और फिर दोनों हाथों को ना कान के पास लगा लेना है, अपने सर के कान के पास लगा लेना है, और हो सके तो पैरों पे किसी को बिठा लो, है ना। और फिर ऊपर तक उठ के आना है, फिर लेटना है, फिर उठ के आना है। सिटअप कैसे लगाते हैं अगर पूछ लेना यूट्यूब पे कि भैया यूट्यूब बाबा सिटअप कैसे लगाते हैं, बता देंगे आपको, है ना। तो बिल्कुल अगर ये आप 2 एक्सरसाइज करने लग गए ना जो मैंने आपको बताई, एक तो ये आपका वर्कआउट हो गया रनिंग वाला, है ना, कौन सा, जीने वाला, 10 मिनट आपको करना है, वो भी सप्ते में सिर्फ 2 दिन, सप्ते में सिर्फ 2 दिन करना है, ठीक है ना। और दूसरा आपका जो सिड्डी वाला है, ठीक है ना, सिड्डी वाला ये हो गया। दूसरा जो आपका कोर एरिया वाला है, ये उसके लिए जो मैंने आपको 50 सेटअप बताया, अगर 100 भी लगाने लग जाओ तो और अच्छी बात है। आप पाएंगे कि आपका 20 दिन के बाद आप टाइमिंग ले लेना, आज टाइमिंग ले लेना, इतना जो मैंने बताया है ये करने के 20 दिन बाद टाइमिंग लेना, आपका दोस्त 10 सेकेंड बहुत हंस के रनिंग का कम हो चुका होगा। अगर आपका 5:30 टाइम आ रहा है तो 5:20 आएगा, अगर 20 आ रहा है तो 10 आएगा, और अगर 5:10 के आसपास हो तो भाई साहब 5 मिनट के अंदर रेस को क्लोज करोगे। तो बिल्कुल, और रेस संबंधित कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।